प्यारे बच्चों, आज हम और आज से ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है अपनी कक्षा 10 की जो व्याकरण है उसका पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 की जो व्याकरण है और वो है 10 नंबर की आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, 10 नंबर की हैं, वो व्यवहारिक व्याकरण है। इसे हम पूरा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पूरा करेंगे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ने जाएंगे, वो है पद भेद। पद भेद पढ़ेंगे अपने। पद भेद के अंदर पहला पार्ट है संज्ञा, ठीक है, दूसरा पार्ट है सर्वनाम, तीसरा पार्ट है विशेषण और चौथा पार्ट है क्रिया और पांचवा अव्यय। ठीक है, पद भेद का हम पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें 5 चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये हमारे कितने नंबर का प्रश्न बनेगा? इससे इन पांचों से बनेंगे 4 नंबर के प्रश्न। आपके 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। इन 5 चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपके पास 4 नंबर का मैटर आपके हाथ में होगा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो बहुत ही सरल टॉपिक है और समझने वाला भी है और बेहतरीन है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपके 2 नंबर का ये आएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर। ठीक है, 2 नंबर का आपका ये पार्ट आएगा और ये 4 चीज़ें हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। संधि और समास ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं दोनों, जो आपकी 10वीं में तो काम आएंगी। इसके अलावा आप अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे जब भी जीवन के अंदर, तब भी आपको ये देखने को मिलेंगी। यही सेम टू सेम आपको याद रखनी है उस समय भी। ठीक है, तो ये संधि और समास हो गए। उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हम पढ़ेंगे, वो आएगी 2 नंबर की, सिर्फ 2 नंबर की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 10 नंबर होंगे। आपको पता है 100 नंबर का टोटल होता है मार्क्स, उसमें से 20 नंबर आपके स्कूल में से जाते हैं और 80 नंबर होते हैं। 80 में से देख लो 10 नंबर आपके व्यावहारिक व्याकरण के यानी व्याकरण के हैं। तो देख लीजिए आप कितना वेटेज है इसका, कितने परसेंट रखता है ये हिस्सा, तो आप निकाल भी सकते हो, है ना। कितना परसेंट निकल गया इसका हिस्सा? लगभग, है ना, 12.5% इसका हिस्सा है। किसका? व्याकरण का पार्ट है। पूरे पेपर के अंदर 10 नंबर बहुत अहम होते हैं। टॉपर्स के लिए तो एक एक नंबर अहम होता है, क्योंकि उनको एक एक नंबर से आगे जाना होता है। ठीक है, आज से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का ये व्यवहारिक वाक्य व्याकरण वाला तीसरे नंबर का पार्ट, जो आपके सिलेबस के अंदर है वो करवा रहा हूँ मैं आपको। और इसी के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पदभेद। पदभेद सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, उसका नाम है पदभेद। पदभेद, और इसी के अंदर हम सबसे पहला पार्ट उठा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। और आप जब भी क्लास लगाओ मेरी, तो ये सोच के लगाओ कि आपको याद करना है साथ के साथ ही, और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि आपको मैटर जो दिया जाएगा वो बहुत ही सटीक मैटर दिया जाएगा और ज़्यादा से आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस इतना पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा संज्ञा की क्या होती है? क्या होती है संज्ञा की परिभाषा? आप सभी को पता है, किसी, याद रखना, किसी प्राणी, याद रखना, पहला प्राणी वस्तु, ठीक है, स्थान, प्राणी वस्तु स्थान, प्राणी वस्तु स्थान, भाव, ठीक है, प्राणी वस्तु स्थान भाव, अवस्था,
गुण या दशा के नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। के नाम को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अब परिभाषा से बहुत कुछ बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं। जैसे प्राणी है, प्राणी कोई भी हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, जैसे विनोद हो सकता है, मनोज हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। वस्तु आपके सामने कुछ भी हो सकती है, जैसे किताब हो सकती है, कोई और हो सकती है। स्थान आपके सामने जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसी स्थान बहुत सारे हो सकते हैं। अब भाव आपके सामने कौन सा होगा? दया का भाव भी आपने महसूस किया होगा अपने अंदर, और प्रेम भाव भी होता है, और क्रोध का भाव भी होता है, ईर्ष्या का भाव भी होता है। ये सारे भाव होते हैं, वो सारे संज्ञा हैं। और अवस्था, अवस्था की बात करें तो आपने देखा होगा कई लोग कई वस्तुएं ठोस होती हैं, कई द्रव होती हैं, और कई गैसीय अवस्था में होती हैं। ये सारी संज्ञा हैं। अवस्था, इन सभी के नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सबसे पहले प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा, इन सभी के नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा। अब गुण या दशा कौन सा क्या होता है? ये आपको पता है। गुण क्या होगा? किसी में अच्छा होगा, बुरा होगा, ये सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, गुण उसका, जैसे वो दयालु है, दयालु क्या है? गुण है एक प्रकार का। ठीक है, ये सारे के सारे नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये संज्ञा के अगर उदाहरण लिखना चाहें आप, तो उदाहरण क्या क्या दे सकते हो? सबसे पहले प्राणी, प्राणी कौन हो सकता है? आलोक हो सकता है। ठीक है, उसका नाम हो सकता है आलोक। ठीक है, आलोक। पुस्तक, ये वस्तु होगी। ठीक है, जोधपुर, आपको पता है ये शहर का नाम है, स्थान का नाम है। ठीक है, इसी को संज्ञा बोलते हैं बस, और क्या है? ठीक है, दया, दया आपको पता है क्या चीज़ है? भाव है एक प्रकार का, या किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है दया। बचपन, ठीक है, बचपन ये क्या है? अवस्था है आपकी, कि बचपन की अवस्था में फिर रहे हो आप। ठीक है, अब गुण क्या है? मिठास हो सकता है। ठीक है, मिठास और गरीबी, ये सारे के सारे आपकी दशा को प्रकटित करता है। ये गरीबी शब्द आपकी या किसी भी व्यक्ति की दशा को प्रदर्शित करता है। और ये मिठास क्या है? तो ये गुण है। ठीक है, गुण, इसके नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। मिठास क्या है? संज्ञा है एक प्रकार की। और बचपन क्या है? आपकी आपकी अवस्था को दर्शाता है कि आप कौन सी अवस्था में हो, बचपन अवस्था में हो आप। और किशोरावस्था भी क्या होती है? अवस्था होती है एक प्रकार की। दया क्या है? ये भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, और ये स्थान का नाम है। और पुस्तक एक वस्तु है, वस्तु के नाम को भी क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। और प्राणी के नाम को भी क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे चलते हैं अपने, आगे हैं, हम पढ़ने जाएंगे अब आगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, कितने प्रकार की होती है संज्ञा? तो आप लोगों को याद रखना है, 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार होते हैं राजस्थान बोर्ड की बुक के हिसाब से। अपने कह सकते हैं कई जगह 5 भी मिलते हैं, लेकिन वो गलत हैं। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 3 ही प्रकार होते हैं संज्ञा के। अब कौन कौन से प्रकार होते हैं वो? सबसे पहला भेद होता है संज्ञा का, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा भेद क्या होता है संज्ञा का?
वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद इसका होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हमने, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे हमने। अब इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। वो है सबसे पहले देखो, व्यक्ति विशेष हो, कोई वस्तु विशेष हो, स्थान विशेष हो, उसके नाम को ही क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो ध्यान रखना क्या बोला मैंने, ठीक है। व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष है, ठीक है। व्यक्ति विशेष ऑब्लिक या कोमा वस्तु विशेष, वस्तु विशेष अथवा ठीक है स्थान विशेष, स्थान विशेष के नाम को क्या बोलते हैं, नाम को ही क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष और स्थान विशेष के नाम को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखो व्यक्ति विशेष में कौन कौन से शब्द उदाहरण के रूप में आ सकते हैं, जैसे व्यक्ति विशेष का नाम अपने याद ध्यान में रखें। व्यक्ति विशेष कौन कौन से हो सकते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, वो हैं जैसे अभिषेक, आप है ना किसी का नाम लेते हो, वो सारा का सारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है नाम उसका। गुंजन नाम दे दिया आपने, है ना, किसी का नाम गुंजन है तो वो भी किसके अंदर आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। कविता नाम आ गया जैसे कामिनी, इसी प्रकार से कुछ और नाम, सुनील, लोकेश, है ना, बहुत सारे नाम जैसे भी हैं, वो सारे व्यक्ति विशेष के नाम हो तो उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष का नाम आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब वस्तु विशेष का भी नाम आ सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, देखो ध्यान से, केवल आदमियों के नाम ही नहीं आएंगे, जबकि वस्तुओं के भी नाम आएंगे इसके अंदर। वस्तुओं के कौन कौन से नाम हो सकते हैं, वस्तु विशेष कौन सी हो सकती है, तो आपको पता है रामायण क्या है, एक वस्तु विशेष है रामायण, ठीक है। रामायण देखी जाए तो एक ही है पूरे अपने विश्व भर में, ठीक है, रामायण वही ग्रंथ होगा, ठीक है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और उषा पंखा, ठीक है, उषा पंखा, रीटा मशीन, अब देखो रीटा मशीन ये स्पेसिफिक है, समझ रहे हो, विशेष वस्तु है ये, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की है ये। जैसे उषा पंखा वो एक ही है, उषा का पंखा, ठीक है। अब रीटा मशीन, रीटा की मशीन, रीटा मशीन है जो, वो भी एक ही है, समझ बात। मशीन अगर मैं बोल दूं तो बहुत सारी पीछे चीज़ें दिमाग में अपने आ जाएंगी, लेकिन रीटा मशीन बोलूँगा तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी कि रीटा की मशीन या उषा का पंखा, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति का दिमाग में चित्र आएगा। लेकिन जब मशीन की बात करूँगा मैं तो बहुत सारी मशीनें आपके दिमाग में आएंगी, वो होता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होता है वो, जब अपने दिमाग में एक शब्द लिखा बोला जाए और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएं। और अब जैसे मैं बोल दूं कि रीटा की मशीन, तो आपके साथ दिमाग में आएगा भी रीटा है कोई भी, और उसकी मशीन यानी पर्टिकुलर कोई एक ही व्यक्ति की मशीन की बात हो रही है। पूरी सारी जगत की मशीनें मशीन शब्द के अंदर आएंगी आपके दिमाग में,
ठीक है। इसके बाद में आता है स्थान विशेष। स्थान विशेष, स्थान विशेष के अंतर्गत आते हैं जैसे जयपुर, जयपुर एक स्थान है, और गंगा, गंगा एक नदी है, ठीक है, वो भी एक स्थान विशेष है एक प्रकार से, क्योंकि आपको पता है गंगा, आप कहते ही आपको वही नदी दिमाग में आएगी, इसके अलावा कोई और अन्य नदियाँ नहीं आएंगी दिमाग में। लेकिन नदी बोलता हूँ मैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी नदियाँ आएंगी। इसका मतलब क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सिर्फ एक ही पिक्चर दिमाग में आएगी, सिर्फ एक ही पिक्चर, ठीक है। गंगा, ताजमहल, ताजमहल कहते ही आपके दिमाग में और कोई महल नहीं आएगा, सिर्फ एक ही महल आएगा, वही ताजमहल आएगा। हिमालय, हिमालय बोलते ही आपके दिमाग में हिमालय की बहुत सारी घाटियां नजर आएंगी आपको दिमाग के अंदर। तो इस तरीके से सिर्फ एक पर्टिकुलर शब्द के लिए, एक के लिए यूज किया जाए, एक शब्द एक के लिए ही यूज किया जाए, उसी को बोलते हैं, उसको नाम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामायण बोलते ही एक ही ग्रंथ आपके दिमाग में आएगा, इसके अलावा कोई अन्य बुक्स नहीं आएगी। लेकिन मैं पुस्तक बोलूं तो आपके दिमाग में आएगी कौन सी पुस्तक, यानी बहुत सारी दिमाग में आएंगी अपनी पुस्तकें, वो जाति को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जब बहुत सारी पिक्चरें हमारे दिमाग में आए एक शब्द को बोलने से, तो वो तो होता है जातिवाचक संज्ञा। और जब एक व्यक्ति का नाम लिया जाए और एक ही व्यक्ति आए खुद, या एक से ही कनेक्शन हो उस शब्द का, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पद भेद स्टार्ट किए हैं, वो 4 नंबर का मैटर है ये। सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा में क्या है, परिभाषा आपने पढ़ी कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि दशा कौन सी है, गुण कौन सा है, बचपन क्या है, अवस्था एक प्रकार की किशोरावस्था भी होती है, ठीक है, और प्रौढ़ावस्था भी होती है। तो प्रौढ़ है एक प्रकार की अवस्था है, वो भी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, ध्यान रखना आप। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद में आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? तो देखो, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा, आपको ये तो पता ही है कि संज्ञा क्या है, एक प्रकार का शब्द है, किसी का नाम है, ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है। तो अब देखो, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, ठीक है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति यानी पूरे वर्ग का बोध होता है। समझे बात, कि एक शब्द मैंने बोला और आपके दिमाग में बहुत सारे, एक जाति खड़ी हो गई, उसका पूरा वर्ग आपके दिमाग में आ गया, तो वो क्या कहलाएगा शब्द, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, वो शब्द, याद रखना शब्द, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं मशीन, तो आपके दिमाग में बहुत सारी मशीनें आ जाएंगी। एक तो ये भी होती है जो चरखा काटने वाली मशीन, और एक होती है, बहुत सारी मशीनें हैं जैसे वॉशिंग मशीन और सिलाई करने वाली मशीन, बहुत सारी मशीनें आपके दिमाग में आ जाएगी। वो कोई एक मशीन का नाम नहीं है, ये मशीनों बहुत सारों को, जातियों को, यानी बहुत सारे वस्तुओं को, अपने एक वर्ग को डिनोट करने वाला शब्द है ये, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, इस शब्द को, है ना। जातिवाचक संज्ञा है ये, अपने पूरे वर्ग का बोध करा रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। परिभाषा लिखनी स्टार्ट करेंगे इसकी। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति, जाति का मतलब होता है पूरा वर्ग
का बोध होना, ठीक है, पूरे या जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द लाना है जिससे पूरे वर्ग का बोध हो जाए। जैसे मैं आपको शब्द लिख रहा हूँ, जैसे प्राणी के रूप में देखें अपने, तो शब्द कौन सा हो सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मनुष्य। मनुष्य बोला तो आपके दिमाग में आएगा कि वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, यानी आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। जो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं या मानव है, वो सारे के सारे मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य आते ही अपने पास बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं अपने। अब लड़की बोला मैंने, तो लड़की के अंदर बहुत सारी, है ना, व्यक्ति, एक वर्ग का ये बोध करा रहा है लड़की शब्द कि एक बहुत सारा वर्ग होगा जो उसमें लड़कियां हैं, ठीक है। तो और घोड़ा, घोड़ा बोलते ही अपने को पता है स्पेसिफिक घोड़ा नहीं है कोई, ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है अपनी, है ना। मोर, मोर बोलते ही मोर ही मोर, है ना, दिमाग में बहुत सारे आते हैं। सेना का मतलब, है ना, अमेरिका की भी सेना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक वर्ग का बोध करा रहा है ये शब्द, है ना, एक जाति का बोध करवा रहा है खुद की। और एक सभा बोल दूं मैं अगर, तो सभा भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पूरे वर्ग का बोध करा रहा है ये शब्द। अब इसके बाद में देखें अगर अपने, ठीक है, प्राणियों के नाम हमने देख लिए। मनुष्य है, जैसे मनुष्य के अंदर पूरी मतलब बिरादरी खड़ी हो जाती है मनुष्य जाति की। तो एक शब्द से ही बहुत सारे दिमाग में पिक्चर आती है कि बहुत बड़ा समुदाय है ये, ठीक है। और वस्तु, जैसे वस्तु का नाम लूँ मैं, वस्तु के अंदर कौन कौन से होंगे? वस्तु के अंदर जैसे पुस्तक बोलूँ मैं, तो पुस्तक आपके दिमाग में बहुत सारी पुस्तकें एकदम आएंगी दिमाग में पुस्तक शब्द से, ठीक है। सब पुस्तक शब्द बोला तो आपके दिमाग में बहुत सारी बुक्स की पिक्चर्स आई। अब पंखा बोला तो आपके दिमाग में बहुत सारे पंखे हैं, सीलिंग फैन आया, टेबल फैन आया, या और कोई पंखा भी आया होगा दिमाग में। तो मशीन बोला तो मशीन से अपने दिमाग में आएगा कि कौन सी मशीन है, बहुत सारी मशीनें आपके दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। अब दूध बोला तो दूध भी एक, है ना, जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दूध किसी का भी हो सकता है, गाय का, बकरी का, ठीक है, भेड़ का, ठीक है। इस तरीके के पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है ये दूध शब्द। अब साबुन, साबुन भी एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे पूरे कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, या, है ना, बर्तन मांजने का साबुन, जो भी है, एक पूरी समुदाय को मतलब पिक्चर बहुत सारी बन सकती है अपने दिमाग में एक शब्द से। और चांदी, याद रखना, चांदी ये इंपॉर्टेंट शब्द है। चांदी, चांदी भी एक जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। चांदी, चांदी एक धातु है, आपको पता है, वो किस संज्ञा का रूप है? जातिवाचक संज्ञा का रूप है। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि चांदी तो एक ही होती है, लेकिन वो तरल रूप में बहुत सारी जगह पाई जाती है और बहुत बहुत रूप उसके पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जाति को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में स्थान, स्थान की बात करें तो अब आपको पहाड़ बोला जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारे पहाड़ आ जाएंगे दुनिया भर के। और नदी बोला जाए तो बहुत सारी नदियाँ रिप्रेजेंट कर रही है, नदी शब्द एक बहुत सारी नदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। भवन बोला जाए तो भवन बहुत हैं, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, बहुत सारे भवन बने हुए हैं। शहर बोला जाए तो बहुत सारे शहरों की दिमाग में पिक्चर आती है अपने, तो ये एक जाति को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं। गांव बोला जाए तो गांव भी बहुत होते हैं। और विद्यालय बोला जाए तो विद्यालय भी आपके सामने बहुत सारे दिखेंगे आपको एक ही गांव के अंदर। लेकिन स्पेसिफिक बोला जाए कि जैसे मैं अपने स्थान का नाम लूँ तो लालगढ़ जटान का उच्च, ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक ही पिक्चर आ रही है दिमाग में। समझाइए बात। तो ये विद्यालय बोलने पर तो अपने दिमाग में बहुत सारे विद्यालय आ सकते हैं, लेकिन ये शब्द बोलने पर हम देखें तो
एक ही पिक्चर बनती है अपने दिमाग में, और इसलिए इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप होगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही पिक्चर दिमाग में बन रही है। समझिए बात, ये एग्जाम्पल है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अगर विद्यालय शब्द यहाँ का यूज है तो अपने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, अब हम तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले बता देता हूँ मैं, किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा, ठीक है, किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या बोलते हैं? अब जैसे आपने भाव का नाम लिया, जैसे दया का भाव, क्रोध का भाव, ये सारे के सारे, क्रोध शब्द क्या है? एक तरीके का भाववाचक संज्ञा है। दया क्या है? एक तरीके का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका दूसरा अभिप्राय ये होता है भाववाचक संज्ञा का, जिसे हम केवल अनुभव कर सकें। आई बात समझे? जैसे दया को केवल अनुभव किया जा सकता है आपके अंदर, ठीक है, ये केवल दिखता नहीं है कहीं, लेकिन सिर्फ फीलिंग होती है इसकी, फील कर सकते हैं। ऐसे शब्द ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम सुख, सुख को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, न कि पकड़ा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, आपको पता है। ये सारे के सारे शब्द ऐसे शब्द जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ भावात्मक रूप से महसूस किया जा सकता है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा? किसी भाव, ठीक है, अवस्था, अवस्था आपको पता है बचपन, बचपन को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है। गुण, ठीक है, गुण कौन सा? मिठास हो सकती है, अथवा दशा, दशा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गरीबी, गरीबी, गरीबी एक दशा है किसी व्यक्ति की, तो वो क्या है? वो एक महसूस करने वाली चीज़ है गरीबी, वो भी क्या होती है? इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। एग्जाम्पल इसके क्या क्या रहेंगे? सुख भाव है एक प्रकार का, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। दुख, बचपन हो गया, जैसे अवस्था है किसी की, गरीबी हो गई, ये भाव है। और सुंदरता, सुंदरता याद रखना, सुंदरता भाव है, सुंदर नहीं है भाव, ध्यान रखना। ये चीज़ आपको आगे क्लियर होगी जब विशेषण पढ़ोगे, क्रिया पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे। तो सुंदरता तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर नहीं है, सुंदर विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आगे आएगा तब आपको बता दूंगा मैं। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं? अंग्रेजी व्याकरण की नकल कर लेते हैं, तो वो 5 भेद बता देते हैं, 2 और भेद बता देते हैं वो, लेकिन आप लोगों को जब प्रश्न आ जाए तो 3 ही भेद करने हैं आपको, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान 2 बता देते हैं, और वो जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं वो, ठीक है, उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और बता देते हैं वो, कौन कौन से? समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक, ठीक है। ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये अंग्रेजी में तो देखो जातिवाचक के ही 2 भाग अलग से करके 5 भेद बना दिए जाते हैं। ये चौथा लिखा जाता है, ये 5वां लिखा जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये दोनों जातिवाचक के ही भेद होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। बाकी और शब्द मैं आपको लेके आऊँगा, जैसे भाववाचक संज्ञाएं बनाना, और कुछ प्रश्न लेके आऊँगा जो आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जितना पढ़ाया गया है उतना याद रखिएगा, आपके काम आ सकता है और आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 4-5 या 15 वीडियो 20 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन संधि और समास काफ़ी बड़े टॉपिक हैं जिनको अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। धन्यवाद।